यो गाइज वेलकम टू आवर चैनल। टू कैसे हो गाइज, होप करता हूँ फाइन होंगे। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। गाइज Ch20 आयशा का दर्द। लंदन। आयशा का बेडरूम। रात का वक्त। रात का खाना खत्म हो चुका था। हवेली के हर कोने में अब खामोशी पसरी हुई थी। सब अपने अपने कमरों में जा चुके थे, सुकून की नींद में डूबे हुए। लेकिन उस एक कमरे की बालकनी में एक औरत अब भी जाग रही थी। आयशा अपने रूम की बालकनी में खड़ी थी। हल्की ठंडी हवा उसके खुले बालों से खेल रही थी। उसने सिल्क की नाइटी पहनी थी और ऊपर से एक नेट का श्रग ओढ़ रखा था, जो उसकी कोमल परछाई को और भी नाजुक बना रहा था। बालकनी की रेलिंग पर हल्का झुककर वह दूर अंधेरे में कुछ देख रही थी। पर वो कुछ क्या था, कोई नहीं जानता था। शायद अतीत की परछाइयां, शायद कुछ अधूरी यादें। उसकी गहरी काली आंखों में धीरे धीरे नमी तैरने लगी। होंठ हिले और एक धीमी टूटी सी आवाज हवा में बिखर गई। उसे जिंदगी में भी मैं अकेली थी। उसे दुनिया में भी मैं अकेली थी। इस दुनिया में आकर मेरी कमी को, मेरे वजूद को पूरा किया है सिर्फ मेरे दोनों बच्चों ने। उसे दुनिया में मैं अकेले होकर भी खुद को बहुत बिजी समझती थी। लेकिन असली परिवार का मतलब नहीं पता था। यहाँ आकर मुझे असली परिवार का मतलब पता चला है। उसके लफ्जों के साथ ही आंखों से दो आंसू बह निकले, पर चेहरे पर कोई शिकवा नहीं था। सिर्फ एक सुकून था कि अब वो अकेली नहीं है। योजक चिन्ह। आयशा की बालकनी। रात का सन्नाटा। हल्की हवा अब और भी ठंडी लगने लगी थी, जैसे आसमान भी उसकी हालत समझ रहा हो। आयशा की आंखें अब भी अंधेरे में खोई थीं। कुछ पल यूं ही खामोश खड़ी रही, जैसे किसी जवाब का इंतजार हो। मगर फिर उसकी हल्की भीगी आवाज फिर हवा में घुल गई। वाकई आयशा के साथ बहुत बुरा हुआ है। उसने खुद के लिए तीसरे व्यक्ति में बोला, जैसे खुद से अलग होकर खुद को देख रही हो। परिवार होते हुए भी एक अनाथ की तरह जीना पड़ा। हमसफर होते हुए भी बिना हमसफर के जिंदगी गुजारी। और अब तो उसके घर वाले उसी के हस्बैंड की दूसरी शादी कराना चाह रहे थे। शायद अब तक हो भी गई होगी शादी। उसका गला रुंधने लगा था, लेकिन वो मुस्कुराए, एक कड़वी मुस्कान। लाइफ में आगे बढ़ गए होंगे सब। पर आयशा आयशा तो वहीं रुक गई थी, जहां उसने आखिरी बार किसी से प्यार किया था। उसकी आंखों से फिर दो आंसू गिरे, पर इस बार उसने उन्हें पोंछा नहीं, क्योंकि अब वो आंसू ही उसकी सच्चाई थे, उसके अकेलेपन की आवाज थे। योजक चिन्ह। लंदन। आयशा की बालकनी। रात का दूसरा पहर। आसमान अब और गहरा हो चुका था। तारे दूर दूर तक छिप चुके थे, जैसे सब कुछ अंधेरे में समा गया हो। आयशा कुछ पल यूं ही खामोश खड़ी रही, फिर उसकी पलकों ने खुद को धीमे से बंद कर लिया। उसने एक गहरी सांस ली, जैसे अपने सीने में भरे हुए तूफान को रोकने की आखिरी कोशिश कर रही हो। और जब उसने दोबारा अपनी आंखें खोली, तो उनमें वो मासूमियत नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी सर्दी थी और हल्का सा सख्तपन। अब उसकी आंखों में सवाल थे, खुद से और उस किस्मत से जिसने उसे यहाँ तक ला दिया। उसने खुद को बाहों में जकड़ते हुए फुसफुसाया, मुझे मुझे क्यों इतनी तकलीफ हो रही है? क्यों क्यों इतना फर्क पड़ रहा है मुझे? अगर वो शख्स आगे बढ़ भी गया है, तो मुझे क्या? आवाज में कंपी थी, एक थकी हुई रूह की। लेकिन जितना वो खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी, उतना ही टूटती जा रही थी अंदर से। उसे तो कभी फर्क नहीं पड़ा, तो मैं क्यों अब भी उसके ख्यालों में उलझी हूं? वो कुछ पल तक चुप रही, फिर अपनी आंखों को जोर से बंद कर लिया, जैसे उन यादों को वहीं रोक देना चाहती हो। योजक चिन्ह। लंदन। आयशा की बालकनी। रात गहराती जा रही है। हवा अब और तेज चलने लगी थी, जैसे वो आयशा के अंदर उठते तूफान को समझ रही हो। आयशा की आंखों से बहते आंसू अब उसके गालों पर नहीं रुक रहे थे, वो बस बहते जा रहे थे, जैसे अब रोकने की भी कोई कोशिश नहीं बची थी। उसकी आवाज टूटी, डूबी, लेकिन हर लफ्ज सीधा दिल को चीरने वाला था। मुझे इसलिए फर्क पड़ा है, क्योंकि मैं उस दुनिया में भी अकेली थी। किसी से पहली बार दिल लगाया था, और उसने भी उसी तरह मेरा दिल तोड़ दिया। उसकी उंगलियां बालकनी की रेलिंग पर कस गईं, और होंठ कांपते हुए फिर बोले, और इस दुनिया में आकर भी इस आयशा के साथ भी वही हुआ। धोखा, विश्वासघात और बेगानापन। उसकी नजरें अब आकाश की ओर थीं, मगर उम्मीद कहीं नहीं थी। जिसे अपना सब कुछ समझा, उसने कभी मुझे अपना माना ही नहीं। घर वाले कभी अपने थे ही नहीं। और वो शख्स जिसे मैंने आज नहीं, बचपन से चाहा, जिसके लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, अपने ख्वाब, अपने अरमान, अपनी पहचान तक छोड़ दी, वो भी कभी मेरा नहीं हुआ। अब उसकी आवाज टूट चुकी थी, पर दर्द और साफ झलक रहा था। बस इसलिए फर्क पड़ता है मुझे, क्योंकि मैं सिर्फ प्यार चाहती थी,
वो प्यार जिसकी हकदार थी मैं। उसकी आंखें अब लाल हो चुकी थीं और होठों पर सन्नाटा था। आयशा अब भी वहीं खड़ी थी, मगर अब वो आयशा वैसी नहीं थी। अब उसमें एक खालीपन था, एक सर्द जंग योजक चिन्ह। आयशा का रूम, रात का तीसरा पहर। मुझे इस आयशा का दर्द महसूस हो रहा है, आयशा ने खुद से कहा। एक गहरी सांस ली और फिर जैसे ही वो कुछ और सोचने लगी, अचानक अंदर से दो मासूम सी आवाजें आईं। आ हाँ, वो रोने की धीमी टूटती हुई सी आवाजें थीं, मफिन और कपकेक की। आयशा एक पल में चौंकी। उसकी आंखों में दर्द की जगह अब ममता उतर आई थी। वो तुरंत पलटी, अपने आंसू पोंछती हुई अंदर दौड़ी। जैसे ही कमरे में पहुंची, उसने देखा क्रेडल में उसके दोनों नन्हे फरिश्ते आंखें मसलते हुए रो रहे थे। मफिन की छोटी सी उंगलियां हवा में मम्मा को ढूंढ रही थीं और कपकेक अपनी नन्ही मुट्ठी से चादर को पकड़कर खींच रहा था। आयशा का दिल एक पल को और टूट गया, लेकिन इस बार दर्द नहीं, सिर्फ ममता छलकी। वो झुककर दोनों को बाहों में समेट लेती है। बस मेरे बच्चों, मम्मा आ गई। उसकी आवाज में अब सुकून था, नरमी थी, जैसे मां बनने का एहसास हर दर्द पर मरहम रख देता है। वो दोनों को प्यार से चूमती है, धीरे धीरे गोद में उठाकर बेड पर बैठ जाती है और एक एक कर दोनों को दूध पिलाने लगती है। उन मासूम आंखों ने अब मम्मा को देखकर रोना बंद कर दिया था। उनके चेहरे पर सुकून था और आयशा की आंखों में अब सिर्फ प्यार था, बेहद गहरा, निस्वार्थ, माँ वाला प्यार। आयशा उनके बालों को सहलाते हुए धीमे से बुदबुदाई, मेरे मफिन, मेरे कपकेक, दुनिया में अगर कोई सच में मेरा है तो वो सिर्फ तुम दोनों हो। बाहर रात अभी भी अंधेरी थी, लेकिन उस कमरे में अब रोशनी थी, एक माँ के प्यार की। उसके दोनों बच्चे अपनी मामा को देखकर काफी खुश हो जाते हैं और उसकी गोद में जाने के लिए उसके पास आ जाते हैं। आयशा भी उन्हें देखकर मुस्कुराती है और उन्हें अपनी गोद में लेकर बेड की तरफ चली जाती है। बेड पर जाकर वह अपनी नाइटी को ऊपर करती है और दोनों को साथ में ही फीडिंग करने लगती है। दोनों बच्चे फीड इन कर लेते हैं और आयशा को अपनी छोटी छोटी आंखों से टुकुर टुकुर देखते रहते हैं। आयशा भी उन्हें देखकर मुस्कुराती है और थोड़ी देर उनका रूम में लेकर टहलती है और उसके बाद उसके दोनों बच्चे दोबारा सो जाते हैं। ये देखकर ऐसा गहरी सांस लेती है और उन दोनों को अपने साथ बेड पर लेटकर अच्छे से उन बच्चों के चारों तरफ ये लगती है और खुद भी उनके साथ अच्छे से एडजस्ट होकर सो जाती है। डेली रूटीन। अगली सुबह, राजावत पैलेस। आयशा अपने डेली रूटीन को फॉलो करते हुए उठ जाती है सुबह के 5 बजे ही और उसी के साथ उसके कपकेक एंड मफिन भी उठ जाते हैं। कपकेक और मफिन की हमेशा की आदत थी कि वह आयशा के साथ उठ जाया करते थे और वह आयशा को परेशान तो नहीं करते थे, लेकिन वह अपनी माँ को एक्सरसाइज करते हुए देखते हैं और उसके बाद उनकी बेबी ऑयलिंग होती थी जो आयशा और कीर्ति जी साथ मिलकर करते थे। आयशा को तो अब आने लगी थी, वरना अनुप्रिया जी यानी कि दादी जी और कीर्ति जी दोनों बच्चों को संभालती थी और दोनों बच्चों को बेबी एक्सरसाइज एंड ऑयलिंग करके नहलाकर रेडी करती थी। आयशा आज भी अपने समय के हिसाब से उठ जाती है और अपने बच्चों को भी साथ में लेती है और एक सर्वेंट की हेल्प से बच्चों का बेबी ऑयलिंग का सारा सामान और कपड़े वगैरह लेकर वह बाहर गार्डन एरिया की तरफ चली जाती है। इस वक्त सुबह के 4:30 थे और धूप भी हल्की हल्की निकली थी और काफी खूबसूरत धूप थी और काफी खूबसूरत सुबह भी थी। गार्डन में आयशा आती है तो वहां कीर्ति जी और अनुप्रिया जी पहले से ही मौजूद थे। आयशा उन्हें देखकर गुड मॉर्निंग विश करती है और उनके गले लगाती है। अनुप्रिया जी और कीर्ति जी भी उससे गले लगा लेती है खुशी से और उसके बाद आयशा पहले दादी जी और अपनी मम्मी के साथ मिलकर थोड़ी बहुत एक्सरसाइज यानी कि योगा करती है और उन्हें योगा के स्टेप बताती है। अनुप्रिया जी के घुटनों में काफी दर्द रहता था, यानी कि दादी जी के घुटनों में काफी दर्द रहता था और आयशा उनका बहुत ख्याल रखती थी। आयशा को भले ही आए हुए यहाँ 2 साल हुए हो, लेकिन ये राजावत फैमिली उसे अपनी फैमिली से बढ़कर भी लगती थी। उसने शुरुआत में कीर्ति जी को उस पर ममता भरा प्यार लुटाते हुए देखा था, इसलिए उसने भी सब कुछ भूलकर कीर्ति जी और करण जी को अपना मम्मी पापा मान लिया और करण जी और कीर्ति जी भी आयशा तो अपनी औलाद से बढ़कर प्यार करते हैं। अच्छा, थोड़ी देर में दादाजी यानी कि शोभित राजावत और कारण राजावत यानी कि आयशा के पापा जी भी वहां आ जाते हैं। इसी के साथ अंशी, अभियान और अमृता भी आ जाते हैं। अभियान और अमृता हस्बैंड वाइफ थे। उन दोनों की शादी को 3 साल हो चुका था, लेकिन इसी साल अमृता को भी बच्चे होने वाला था क्योंकि वह प्रेग्नेंट थी 7 महीने से और आयशा उसके साथ भी मिलकर हर एक योगा करती थी जो उसने अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पर किए थे। अंशी वह तो सबसे बड़ी बच्ची थी और अपने मफिन और कपकेक के साथ मिलकर बहुत मस्ती किया करती थी। करण जी की तो जान थे मफिन कपकेक और दादाजी कपकेक और मफिन को बहुत प्यार करते थे। थोड़ी देर में सारी राजावत फैमिली गार्डन एरिया में मौजूद थी और सभी लोग आराम से बैठे हुए थे। बच्चों की बेबी ऑयलिंग एंड एक्सरसाइज हो रही थी जो कि दादी जी और कीर्ति जी मिलकर कर रहे थे और दोनों बच्चे आराम से सब कुछ बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे थे।
बच्चों की ऑयलिंग हो चुकी थी और सभी लोग वहां पर एक मत बिछाकर बैठे हुए थे और सर्वेंट धीरे धीरे बच्चों की नहलाने के लिए सभी सामान लेकर आ रही थी। छोटे छोटे से बाथटब थे जो वही रखे हुए थे, उनमें पानी भरा हुआ था और मफिन और कप केक दोनों ही उससे बाथटब में बैठे हुए पानी से खेल रहे थे। आयशा अपने बच्चों को देखकर मुस्कुराती है और फिर अमृता को फ्रेश होने के लिए भेज देती है। हालांकि अमृता उससे बड़ी थी, लेकिन अमृता से आयशा का रिश्ता एक भाभी से बढ़कर एक बेस्ट फ्रेंड का था। अमृता ने हमेशा ही आयशा को एक बेस्ट फ्रेंड की तरह संभाला था। सिर्फ यही दोनों नहीं, इन दोनों के ग्रुप में एक और ऐड होती है, बहुत ही अंशी। अंशी और अमृता भले ही बड़ी थी आयशा से, लेकिन उन तीनों का रिश्ता एक सखी परम दोस्त से बढ़कर भी था। वह दोनों ही आयशा की हर एक दुख के साथी थी। बच्चे रेडी हो चुके थे। रेडी होने के बाद उन्होंने शावर भी ले लिया था। इस वक्त हमारी कपकेक में लाइट पिंक कलर की बेबी फ्रॉक पहना हुआ था और जिसमें फ्लावर की डिजाइन बनी हुई थी, और हम मफन ने एक ब्लैक एंड व्हाइट कलर का सिंपल सा टी शर्ट और टी शर्ट एंड हाफ पैंट पहना हुआ था। आयशा भी अपने रूम में जाकर शावर लेती है और शावर लेने के बाद वह वार्डरोब की तरफ जाती है। वहां से उसने एक लाइट पर्पल कलर की साड़ी पहनी थी। वह बाहर आती है और अपने आप को आईने में देखकर मुस्कुराती है और उसके बाद वह नीचे की तरफ चली जाती है, जहां इस वक्त परिवार के सभी सदस्य मौजूद थे। उनमें से एक कपल मौजूद नहीं था, वह थे अनिल जी और अनुष्का जी। थे आयशा की नई फैमिली मेंबर्स में चाचा चाची, वह दोनों इंडिया में थे। वही अभी तक सब कुछ नॉर्मल था, सब कुछ अच्छे से था। बच्चे नीचे लिविंग हॉल में जमीन पर बैठकर जो बड़ी से कालीन बिछी हुई थी उसे पर उन लोगों के खिलौने बिखरे हुए थे। वह मैफिन और कपकेक एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। वही सभी बड़े डाइनिंग टेबल पर मौजूद है। दादाजी सभी को एक नजर देखते हैं और फिर आयशा को देखते हुए अपनी बात कहते हैं। 2 दिन बाद आपको बेस्ट बिजनेस वूमेन का अवार्ड मिलने वाला है, तो आप मुंबई जा रहे हैं। आयशा जो ब्रेकफास्ट कर रही थी उसके हाथ रुक जाते हैं। वह अपनी नजर उठाकर दादाजी की तरफ देखकर अपना सर हिला देती है, तो वही दादाजी आयशा का रिएक्शन देखकर गहरी सांस लेते हैं और फिर सभी घर वालों को देखते हुए कहते हैं, तो ठीक है, सब लोग अपनी तैयारी कर लीजिए। अब हम लोग वहीं मुंबई में शिफ्ट होंगे और हमारा बिजनेस का एक ब्रांच वहां भी है, तो हम अब वहां से हर कंपनी को लीड करेंगे। दादाजी का फैसला सुनकर सभी की नजरें आयशा पार्टी की जाती है और वही ऐसा शांति से अपना ब्रेकफास्ट कर रही थी और ब्रेकफास्ट करते हुए वह बहुत अच्छे से महसूस कर रही थी कि सभी की नजरें उससे पर टिकी हुई है। ये देखकर वह गहरी सांस लेती है और फिर ब्रेकफास्ट करते हुए ही रहती है। दादाजी ने जो सोचा है अच्छा ही सोचा होगा, मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं चलने के लिए तैयार हूं और वहां रहने के लिए भी तैयार हूं। इसके बाद आयशा अपना ब्रेकफास्ट शांति से करती है और घर वाले भी उसका ऐसा रिएक्शन और ऐसा जवाब सुनकर पहले तो शॉक हुए थे, क्योंकि आयशा कभी वापस इंडिया नहीं जाना चाहती थी। लेकिन जब सब ने सुना कि आयशा को अवार्ड मिलने वाला है, वह भी मुंबई में, तो सभी परेशान भी थे कि आयशा जाएगी कि नहीं। लेकिन सभी आयशा के फैसले से खुश भी थे, क्योंकि अब वक्त आ चुका था कि आयशा सबका सामना करे। सबका दादाजी की खुशी। अब आगे दूसरी तरफ इंडिया, ओबरॉय विला। ओबरॉय विला में सभी लोग अपने डेली रूटीन को फॉलो करते हुए उठ चुके थे और सभी लोग इस वक्त ब्रेकफास्ट टेबल पर मौजूद थी। दादाजी भी अपनी हेड चेयर पर बैठकर आराम से नाश्ता कर रहे थे। उनके साथ ही उनके बड़े बेटे प्रथम और दूसरे बेटे शैलेश जी वहीं बैठे हुए थे। उनके साथ ही उनकी बीवी लोग भी बैठी हुई थी और कुंती की भी दादाजी के बगल वाली चेयर में बैठी हुई थी। राइट साइड वाली फर्स्ट चेयर पर वह बैठी थी और लेफ्ट साइड की फर्स्ट चेयर पर प्रथम जी बैठे हुए थे। उनके बगल में साक्षी जी बैठी थी और शैलेश जी बैठे थे। शैलेश जी के सामने वाली चेयर पर यानी कि दादी जी के बगल में सुनंदा जी बैठी हुई थी। घर के सभी बच्चे भी मौजूद थे। प्रियम, सोनाक्षी, आकाश, अर्नव सभी लोग बैठकर आराम से ब्रेकफास्ट कर रहे थे। वैसे तो सोनाक्षी की शादी आदित्य से हो चुकी है, लेकिन वह अपने मायके आई है कुछ दिन के रहने के लिए। हेयर अर्नव, आकाश और प्रियम तीनों ही बैठे हुए थे कि तभी शैलेश जी और प्रथम जी एक दूसरे को देखकर कुछ इशारा करते हैं। इसके बदले में प्रथम जी प्रियम, अर्नव, आकाश को देखते हुए कहते हैं, कल अवार्ड शो होने वाला है बेस्ट डिजाइनर और बेस्ट कंपनी को लेकर, तो सारी तैयारियां हो चुकी है। अर्नव और आकाश, प्रियम जो आराम से नाश्ता कर रहे थे, सर झुकाकर प्रथम जी की बात सुनकर उनकी नजरें प्रथम जी की तरफ चली जाती है। प्रियम, आकाश और अर्नव एक दूसरे को देखते हैं तो आकाश उनकी बातों का जवाब देते हुए कहता है, हाँ पापा, सब तैयारी हो चुकी है और सारे डिजाइनर भी रेडी है और मॉडल भी तैयार है, सब कुछ परफेक्ट है एकदम। आकाश की बात सुनकर प्रथम जी, शैलेश जी एक दूसरे को देखते हैं और फिर अपने पिताजी की तरफ देखते हैं जो खामोशी से अपना सूप पी रहे थे। ये देखकर वह दोनों गहरी सांस लेते हैं और फिर सर झुकाकर ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद प्रियम, आकाश और अर्नव तीनों अपनी जगह से खड़े होते हैं और दादी माँ और अपनी मम्मी लोग का आशीर्वाद लेकर वह लोग अपनी कंपनी के लिए निकल जाते हैं। अर्नव ने लाइट ब्लू कलर का बिजनेस सूट पहना था, प्रियम ने लाइट ग्रीन कलर का बिजनेस सूट पहना था और आकाश में ब्लैक कलर का बिजनेस सूट पहना था। आकाश, अर्नव बड़े थे और प्रियम उनसे 2 साल छोटा था।
उन लोगों के जाने के बाद दादाजी लिविंग हॉल में आकर बैठ जाते हैं। प्रथम जी और शैलेश जी एक दूसरे को देखते हैं और फिर वह भी आकर लिविंग हॉल में बैठ जाते हैं। वह सही मौके का इंतजार कर रहे थे अपने पिताजी से बात करने का, और इस वक्त उनके पिताजी अकेले थे तो उन दोनों को बात करना बहुत जरूरी था। दादाजी वहीं बैठे हुए थे और उनके हाथ में एक अखबार था, वह अखबार पढ़ रहे थे। वही शैलेश जी और प्रथम जी एक दूसरे को देखकर इशारा करते हैं तो प्रथम जी अपने कदम आगे बढ़कर दादाजी के सामने वाले चेयर पर जाकर बैठ जाते हैं। शैलेश जी भी उनके साथ आकर बैठ जाते हैं। शैलेश जी और प्रथम जी एक दूसरे को देखते हैं और फिर प्रथम जी शैलेश जी को इशारा करते हैं तो शैलेश जी गहरी सांस लेकर अपनी बात शुरू करते हैं। पिताजी, हमने अर्नव से बात कर ली है, कल रात को वह शादी के लिए तैयार है, आप जब भी कहेंगे वह तब शादी करने के लिए तैयार है। कुलभूषण जी यानी कि दादाजी जो अखबार पढ़ने का दिखावा कर रही थी, वह शैलेश जी की बात सुनकर अखबार पर ही अपनी नजर जमाए हुए कहते हैं, इस बारे में तुम्हें हमसे नहीं शंकर से बात करनी चाहिए, क्योंकि उसकी पोती की शादी तुम्हारे बेटे के साथ हो रही है, तो तुम उसे जाकर बात करो, इस मसले में मुझसे मत करो बात। ऐसा कहकर दादाजी अखबार को फोल्ड करके वही रखते हैं और उसके बाद अपनी छड़ी उठाकर गार्डन की तरफ चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ लंदन, आयशा इस वक्त ब्रेकफास्ट करने के बाद अपने बच्चों को देखते हैं और फिर उनको बाय करते हुए वहां से अपने ऑफिस के लिए चली जाती है, क्योंकि थोड़ा बहुत कम उसे समेटना था और आज शाम तक ही वह लोग इंडिया जाने वाले थे, तो उसे हिसाब से थोड़ा बहुत उसे मैनेज करना था कुछ चीज, इसलिए वह ऑफिस जा रही थी और 1 घंटे में वापस आ जाने वाली थी। राजावत फैमिली के दादाजी काफी खुश थे ये जानकर कि आयशा ने उन्हें मना नहीं किया, इसलिए वह भी सभी घरवालों को अपनी पैकिंग करने के लिए कह देते हैं। खैर की और अनुप्रिया जी यानी कि दादी जी और कीर्ति जी यानी कि मम्मी जी, वह दोनों बच्चों को संभाल रही थी, यानी कि मफिन और कप केक उनकी देखरेख में इस वक्त थे। उन्होंने सर्वेंट से कहकर थोड़ी बहुत पैकिंग करने के लिए कह दी थी, क्योंकि वह जानती थी वहां जाकर उन्हें वैसे भी सभी चीज मिलाने वाली थी, जो कुछ जरूरी था वह पैकिंग वह खुद करने वाली थी। 1 घंटे बाद आयशा अपना सारा काम समेटकर ऑफिस से राजावत विला वापस आ जाती है। आते ही सबसे पहले वह अपने रूम में जाती है, उसकी नजर क्रेडल में जाती है जहां पर उसके दोनों बच्चे सो रहे थे, सुकून से होती है। उसके बाद वॉशरूम जाकर फ्रेश होती है, फेस वॉश करके बाहर आती है तो अचानक से उसे कुछ याद आता है, फौरन अपना फोन लेती है और एक नंबर डायल करती है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया में दादाजी अभी गार्डन में आए ही हुए थे कि तभी उनके पास रामाचार्य जी भागते हुए आते हैं। उनके हाथ में इस वक्त फोन था और स्क्रीन पर लाडो शो हो रहा था। दादाजी रामाचार्य जी की तरफ देखते हैं तो वह दादाजी की तरफ फोन बढ़ा देते हैं। दादाजी फोन की तरफ देखते हुए खुशी से मुस्कुरा देते हैं और फौरन फोन पिक कर लेते हैं तो उधर से आयशा की चाहती हुई आवाज आती है, जिसे सुनकर दादाजी सुकून से अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और वह खामोशी से आयशा की आवाज सुनते रहते हैं। आज वह तकरीबन 1 महीने बाद अपने लाडो की आवाज सुन रहे थे। इन 2 सालों में आयशा दादाजी के टच में तो थी, लेकिन बहुत कम, वह जल्दी बात नहीं किया करती थी और दादाजी को मफिन और कप केक के बारे में भी पता था। थोड़ी देर बात करने के बाद दादाजी फोन रख देते हैं और वहीं दूसरी तरफ लंदन में आयशा भी अपना फोन रख देती है, इसे जो बताना था उसने बता दिया था। फोन को देखकर गहरी सांस लेती है और अपने बच्चों को देखते हैं और उसके बाद ही कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स जो कपबोर्ड में रखे हुए थे उनको कलेक्ट करते हुए वह एक बैग में रखती है। इसी तरह शाम हो जाती है और शाम को राजावत विला के गार्डन में एक प्राइवेट जेट खड़ा था और राजावत फैमिली उसने बैठ जाती है और अपना सफर शुरू कर देती है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया में इसी तरह सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम हो जाती है। दादाजी ने जब से आयशा से बात की थी तब से उनके चेहरे पर मुस्कुराहट जाने का नाम ही नहीं रहेगा। ये जानकर तो वह और भी ज्यादा खुश थे कि उनकी आयशा अब वापस आ रही है, वह बहुत खुश है। और घर वाले उनकी खुशी का राज नहीं जानते थे और ना ही दादाजी ने किसी को खुलकर कुछ बताया था। कहानी अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए। कुंती दादी की बेचैनी। फोन को देखकर गहरी सांस लेती है और अपने बच्चों को देखते हैं और उसके बाद ही कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स जो कपबोर्ड में रखे हुए थे उनको कलेक्ट करते हुए वह एक बैग में रखती है। इसी तरह शाम हो जाती है और शाम को राजावत विला के गार्डन में एक प्राइवेट जेट खड़ा था और राजावत फैमिली उसने बैठ जाती है और अपना सफर शुरू कर देती है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया में इसी तरह सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम हो जाती है। दादाजी ने जब से आयशा से बात की थी तब से उनके चेहरे पर मुस्कुराहट जाने का नाम ही नहीं रहेगा। ये जानकर तो वह और भी ज्यादा खुश थे कि उनकी आयशा अब वापस आ रही है, वह बहुत खुश है। और घर वाले उनकी खुशी का राज नहीं जानते थे और ना ही दादाजी ने किसी को खुलकर कुछ बताया था। राजावत फैमिली वहां से लंदन से तकरीबन शाम के 5 बजे तक बैठी थी और वह लोग अपने प्राइवेट जेट से मुंबई आ रहे थे, तो 8 से 9 घंटे लगना ही था। उन लोगों को तकरीबन रात 2 से 3 बजने वाले थे यहां आते आते। वहीं दूसरी तरफ इंडिया में ओबरॉय विला।
सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। अर्नब, प्रियम और आकाश तीनों ही डाइनिंग टेबल पर इस वक्त बैठे हुए थे और तीनों ही कैजुअल कपड़े में थे। वह सभी अपना सर झुका कर डिनर कर रहे थे और दादाजी के चेहरे पर इस वक्त काफी लंबी मुस्कुराहट थी। आज उन्होंने किसी से कुछ भी नहीं कहा था क्योंकि वह किसी से कुछ कहकर अपना मूड खराब नहीं करना चाहते थे। वहीं दूसरी तरफ सभी लोग परेशान थे कल होने वाले इवेंट के लिए। हालांकि उनकी पूरी तैयारी तो थी, लेकिन जब से उन्होंने सुना था कि ट्रिपल ए कंपनी की ओनर भी आ रही है तो जाहिर था उन्हें टेंशन होना। आयशा की यह कंपनी नंबर 1 डिजाइनर की भी थी, दूसरा उसे अवार्ड मिलने वाला था बिजनेस वुमेन का। सब लोग जानते थे कि इन 2 सालों में ट्रिपल ए कंपनी की कितनी ग्रोथ हुई है, कितनी ज्यादा आगे बढ़ी है ये ट्रिपल ए कंपनी सिर्फ इन 2 सालों में, वरना इन 2 साल से पहले इस कंपनी का कोई भी नामोनिशान नहीं था। लेकिन अब ये कंपनी नंबर 1 कंपनी राजपूत अंपायर को टक्कर देती थी। आयशा की कंपनी वेडिंग प्लानर के साथ साथ डिजाइनर की भी थी जो हर एक से एक कपड़े डिजाइन करते थे। उनकी कंपनी वेडिंग प्लान भी करती थी, काफी खूबसूरत तरीके से, एकदम यूनिक तरीके से करते थे। इसका पूरा दिमाग आर्यन अपने सर उठाता था, तो वही आयशा डिजाइनिंग का जिम्मा उठती थी कि किस तरह की ड्रेस को किस तरह से डिजाइन कर सकते हैं। कल आयशा की कंपनी के 2 बड़े इवेंट होने वाले थे, एक उसकी डिजाइनर कंपनी डिजाइनर ड्रेस को लेकर, दूसरा उसे बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर का भी अवार्ड मिलने वाला था। खैर, ओबरॉय फैमिली में सभी लोग अपना डिनर करके अपने रूम की तरफ चले जाते हैं, वही दादाजी भी अपनी रूम की तरफ चले जाते हैं। लेकिन कुंती जी का आज हाल बिल्कुल अलग था। न जाने क्यों आज उन्हें रह रहकर बहुत बेचैनी महसूस हो रही थी, बहुत ज्यादा बेचैनी महसूस हो रही थी। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कुछ तो होने वाला है जो शायद अच्छा नहीं होगा, कुछ तो ऐसा होगा जो शायद किसी के लिए अच्छा नहीं होने वाला है। वह परेशानी में ठीक से डिनर भी नहीं कर पाए और अपने रूम में आकर वह बैठी हुई थी। अपने रूम में जब वह आती है तो उनकी नजर उनके हस्बैंड पर जाती है जो काफी खुश थे। उन्हें खुश देखकर कुंती जी अपना मुंह बना लेती है और एक बार फिर से उन्हें गहरी चिंता सताने लगती है, क्योंकि उन्हें जब जब भी इस बात का एहसास होता था कि कुछ गलत होने वाला है तब बहुत कुछ बड़ा गलत होता था। खैर, अब सोने का वक्त हो चुका था, सभी लोग धीरे धीरे गहरी नींद की आगोश में डूब जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अरहान का पर्सनल विला। अरहान इस वक्त अपनी इस रूम में मौजूद था जिस रूम में उसने आयशा की काफी सारी तस्वीर लगाई हुई थी। वह उन तस्वीरों को देखते हुए अपने हाथ में ली हुई सिगरेट को फूंक रहा था। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल ना के बराबर थे। वह बड़ी खामोशी के साथ एक तक आयशा की तस्वीरों को देख रहा था। आज सुबह से ही उसकी दिल की धड़कनें बड़ी बड़ी हुई थी, लेकिन हर बार की तरह वह इस बार भी अपने आप को संभाल लेता है। लेकिन शाम से उसे एक अलग सी बेचैनी महसूस हो रही थी। उससे रहकर ऐसा लग रहा था कि उसकी जान उसके करीब आ रही है। अरहान आयशा की तस्वीरों को देखता रहता है और फिर अपने कदम आयशा की तस्वीरों की तरफ बढ़ते हुए अपना हाथ उसकी तस्वीरें पर फिरता है और दोबारा वापस खींच लेता है। वह अपने उसे हाथ को देखा है जिसमें थोड़ी देर पहले सिगरेट थी। ये देखकर वह अपना हाथ को घूरता है और उसके बाद फौरन वॉशरूम की तरफ जाता है। वहां से कम 5 मिनट बाद वह वॉशरूम से बाहर आता है। इस वक्त उसका हाथ एकदम भीगा था और एकदम लाल हुआ था। जैसी उसने अपने हाथों को बहुत खसखस के रगड़ हो, हाँ उसने रगड़ा ही था। उसने अभी जो थोड़ी देर पहले अपने हाथों में सिगरेट ली हुई थी वह उन हाथों को रगड़ रगड़ कर साफ कर रहा था जैसे उन पर कुछ गंदगी लगी हुई हो। वह अपने हाथों पर जरा भी ध्यान नहीं देता क्योंकि बहुत ज्यादा रगड़ने की वजह से कई जगह स्क्रैचेस हो गए थे और उनमें से खून आ रहा था। वह अपनी चोट पर बिना ध्यान दिए अपने कदम दोबारा उससे फोटो की तरफ बढ़ता है और उसे फोटो को देखते हुए उससे पर अपनी फिंगर फिर आते हुए कहता है, माफ करना बीवी, गंदे हाथों से तुम्हें छू लिया। ऐसा कहकर वह कुछ पल रुकता है और दोबारा से अपने हाथ में उसकी फोटो फ्रेम लेकर उसे बालकनी की तरफ बढ़ जाता है। बालकनी में जाकर वह ठंडी हवाओं का एक झोंका उसके गालों को छू कर जाता है और वह उन हवाओं को महसूस करके आंखें बंद कर लेता है और उसके बाद आंखें खोलकर अपने हाथ में पड़ी उसे फोटो फ्रेम को देखते हुए कहता है, शाम से बड़ी बेचैनी महसूस हो रही है, मेरी दिल की धड़कनें बढ़ी हुई है, ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम करीब आ रही हो। तो कैसी लगी आज का पार्ट गाइस, कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई फ्रेंड्स, नेक्स्ट एपिसोड कम सून, लाइक एंड रिव्यू जरूर दीजिएगा। बाय।